तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? जंतु परजीवी, एनिमल पैरासाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? पैरासाइट क्या होंगे? पैरासाइट होते हैं ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। पोषण प्राप्त करते हैं ऐसे जीव जो दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। अब परजीवी जो होते हैं वो शरीर पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। परजीवी हमेशा होस्ट से छोटा होता है। होस्ट क्या होता है? जिस पर वो रहेगा उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट। होस्ट मतलब होता है परपोषी। क्या होगा? परपोषी। तो परजीवी हमेशा होस्ट से छोटा होता है, मतलब परपोषी से छोटा होगा। छोटा होगा तभी तो उसके शरीर पर रह पाएगा, बड़ा होगा तो थोड़ी रह पाएगा। तो छोटा जो होगा वो परजीवी होता है। तो परपोषी से जो छोटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। और परजीवी से अगर मान लो परपोषी से अगर बड़ा है तो उसे हम क्या कहते हैं? परभक्षी। क्या कहते हैं? परभक्षी कहते हैं। तो परजीवी और परभक्षी में ये डिफरेंस है, परजीवी हमेशा परपोषी से छोटा रहेगा। अब हम आगे बात करते हैं परजीवी के प्रकार। परजीवी के प्रकार, अब ये हमारा एग्रीकल्चर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, जंतु परजीवी, क्योंकि पशुपालन हमारे एग्रीकल्चर का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए हमें परजीवी पढ़ने पड़ रहे हैं। परजीवी जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला आंतरिक परजीवी और दूसरा बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी, इंटरनल पैरासाइट और एक्सटर्नल पैरासाइट। आंतरिक परजीवी कौन कौन से होते हैं? मतलब जो शरीर, ऐसे परजीवी जो शरीर के अंदर रह करके पशु को हानि पहुंचाते हैं या परपोषी को हानि पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आंतरिक परजीवी। जो शरीर की सतह पर रहते हैं, शरीर की सतह पर रह करके हानि पहुंचाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी कहते हैं। ठीक है। बाह्य परजीवी जो है वो आंतरिक परजीवियों से कहीं ना कहीं संबंध हो सकता है उनका, अर्थात वो वाहक हो सकते हैं। वाहक होंगे तो वो प्रोटोजोआ को बॉडी के अंदर भी पहुंचाने का काम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जैसे हमारा मानव परजीवी जो है वो मच्छर है, बाह्य परजीवी। अब मच्छर जो है वो मलेरिया का जो परजीवी है, प्रोटोजोआ है, उसको अपने शरीर में पहुंचाने का काम करता है। तो वो प्रोटोजोआ तो हो गया आंतरिक परजीवी, और ऐसे ही वो मच्छर हो गया बाह्य परजीवी। अब हम बात कर लेते हैं आंतरिक परजीवी कौन कौन से हैं। तो आंतरिक परजीवी के उदाहरण देखेंगे तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से आंतरिक परजीवी नहीं है, या कौन सा इनमें से आंतरिक परजीवी है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से आंतरिक परजीवी है और कौन कौन से आंतरिक परजीवी नहीं है। जैसे आंतरिक परजीवी में आपका लीवर फ्लूक आ जाएगा, जो कि अपने सिलेबस में है भी। लीवर फ्लूक, एस्केरिस, एस्केरिस भी आ सकता है। लीवर फ्लूक को हम क्या कहते हैं? यकृत कर्मी। क्या कहेंगे? यकृत कर्मी। एस्केरिस हो गया। आंतरिक परजीवी में आपका जो है एंट अमीबा, ये भी आंतरिक परजीवी होता है। एंट अमीबा भी हो सकता है। उसके बाद में सिस्टोसोमा हो सकता है। सिस्टोसोमा। फीता कर्मी भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फीता कर्मी भी हो सकता है। अब हम अगर बात करें बाह्य परजीवी की, बाह्य परजीवी में आ जाएगा आपका जू, ठीक है, लाइस, पिस्सू, ये बाह्य परजीवी में आएगा।
पिस्सू मतलब इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्लिया। पिस्सू हो सकता है चिचड़ी अर्थात टिक, ये भी बाह्य परजीवी में सम्मिलित है। जोक, जोक भी बाह्य परजीवी होगा। बरूथी, बरूथी भी बाह्य परजीवी होती है। ठीक है, तो इतने प्रकार के बाह्य परजीवी और आंतरिक परजीवी जो है वो पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात कर ली हमने किसकी, परजीवियों की। अब इनमें से हम पर्टिकुलर परजीवी को पकड़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम पिस्सू की। किसकी बात करेंगे, पिस्सू, फ्लिया। ठीक है, ऐसे तो साइमोक्स भी है। तो साइमोक्स जो होता है, जैसे एक तो होता है पिस्सू और एक होता है खटमल। क्या होता है, खटमल। मतलब पिस्सू को हम फ्लिया कहते हैं और खटमल को हम क्या कहेंगे, साइमोक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, साइमोक्स कहेंगे। क्लियर है। खटमल और पिस्सू दोनों का काम क्या है, खून को चूसने का कार्य है। क्या कार्य है, खून को चूसने का कार्य है। पर अपने सिलेबस में जो चीज है वो क्या है, पिस्सू। पिस्सू के बारे में देख लेते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा। वैज्ञानिक नाम इसका होता है पुलेक्स इरिटेंस। पुलेक्स इरिटेंस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। यह क्या है, एक कीट है, कीट। पुलेक्स इरिटेंस भी होगा और या जिनोप्सिला, जिनोप्सिला क्योप्सिस, जिनोप्सिला क्योप्सिस, ये इसके वैज्ञानिक नाम है। ये कीट है, या कह सकते हैं कि इसका संघ जो है वो आर्थ्रोपोडा है। ये आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। आर्थ्रोपोडा में इसमें पंख नहीं पाए जाते, पंख रहित कीट है ये। कैसा कीट है, पंख रहित कीट। और इसका जो गण होता है, गण होता है सिफेनो, सिफेनोप्टेरा। इसका जो गण है वो क्या है, सिफेनोप्टेरा या साइफेनोप्टेरा हम उसे कह सकते हैं। आगे हम बात करें इसके मुखांग किस प्रकार के होंगे, तो इसके मुखांग जो है वो चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। कैसे मुखांग पाए जाएंगे, चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं, चूसने और चुबाने वाले। ठीक है, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप जो माउथ पार्ट पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं, फ्लिया में पाए जाते हैं, पिस्सू में पाए जाते हैं। उसके बाद में आगे हम बात करें तो इसके पैर जो होते हैं वो कूदने वाले पैर होते हैं, कूदने वाले पैर होते हैं। मतलब अपने शरीर आकार से लगभग 50 गुना ये कूद सकता है, दूर तक कूद सकता है ना। तो कूदने वाले पैर पाए जाते हैं, मतलब मजबूत पैर होंगे। शरीर पर परत पाई जाती है, एक शरीर पर एक परत पाई जाती है जिसको स्केलेराइट कहते हैं। क्या कहेंगे, स्केलेराइट कहते हैं। ये कठोर परत होती है शरीर के ऊपर, शरीर के ऊपरी भाग पर एक कठोर परत होती है जिसे स्केलेराइट कहते हैं। उसके अलावा हम आगे बात करें कि पिस्सू और क्या क्या, तो ये खून चूसने का कार्य करता है, खून चूसने वाला बाह्य परजीवी है। तो कौन से जंतुओं को नुकसान पहुंचाता है ये, गर्म खून वाले जंतुओं को। कौन से जंतुओं को नुकसान पहुंचाएगा, तो इसके परपोषी जो होंगे, परपोषी जो होंगे वो गर्म खून वाले प्राणी। गर्म खून वाले प्राणियों में आपका गाय भैंस भेड़ बकरी, ये गर्म खून वाले प्राणी हैं। जैसे कि मनुष्य भी गर्म खून वाला प्राणी है। वार्म ब्लडेड एनिमल जो है वो इसके परपोषी होंगे। ये रस चूसक कीट है। अब जैसे ही रस चूसता है तो वहां पर इरिटेशन होती है, कोई भी जैसे मच्छर वगैरह भी काटता है, तो जैसे ये फ्लिया रस चूस तो वहां से
खून को चूसने का कार्य करेगा तो खून चूसने से क्या होगा, वहां इरिटेशन होगी। क्या होगी? इरिटेशन होगी। अच्छा, इसका नाम ही पुलेक्स इरिटेंस है। पुल करता है ये किसको? खून को, और खून को पुल करने के बाद में वहां क्या होती है? इरिटेशन होती है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? पुलेक्स इरिटेंस। ठीक है, तो उसको खुजाने के दौरान जो है वो वहां की स्किन निकल जाती है, और स्किन निकल जाने से जो पशुपालक है उसका आर्थिक हानि होती है। उस पे पर जो जैसे जो भी दवाइयों वगैरह का जो भी खर्चा रहेगा उससे आर्थिक हानि हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये पिस्सू के बारे में हमने बात की। इसके बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है, ये एक वाहक है। किसका वाहक है ये? प्लेग बीमारी का। कौन सी बीमारी का वाहक है? प्लेग बीमारी का वाहक है। तो इसके द्वारा मनुष्यों में प्लेग बीमारी फैल गई थी। किससे? चूहों से मनुष्यों में। किससे? चूहों, चूहा से। कहां पर? मनुष्यों में। यूरोप में ये बीमारी देखने को मिली। तो पिस्सू किसका वाहक है? प्लेग बीमारी का वाहक है। ये तो हमने बात कर ली किसकी? पिस्सू की। पिस्सू के केस में मतलब हम बात करेंगे उसका वर्गीकरण क्या है, उसका सामान्य परिचय क्या है, कहाँ पाया जाता है, उसके बाद में उसके लक्षण कैसे कैसे हैं, और किस प्रकार से वो हानि पहुंचाता है, और उसका परपोषी क्या है। यही चीजें हमने देखनी होती है। और उससे क्या क्षति हो रही है? क्षति यही हो रही है कि अगर जानवरों का खून चूसने का काम करेगा तो उनमें एनीमिया, खून की कमी जैसी बीमारियां, या कई प्रकार के वाहक, कई प्रकार के जो अंतःपरजीवी है उनको शरीर में पहुंचाने का कार्य भी वो कर सकता है। दूसरा बाह्य परजीवी जो है वो है जोंक। इसको हम क्या कहते हैं? लीच। क्या कहते हैं? सबने जोंक को देखा होगा। जोंक और एक अपने एक जीव और है स्लग, ये थोड़ा थोड़ा आपस में शारीरिक रूप से मैच करते हैं, पर वो जोंक अलग होती है और स्लग अलग होती है। तो जोंक की बात करें तो जोंक जो है वो एनेलिडा संघ का प्राणी है। कौन से संघ का प्राणी है? संघ क्या हो जाएगा इसका? एनेलिडा। क्या हो जाएगा? एनेलिडा। और एनेलिडा में कई वर्ग है। एनेलिडा में केचुआ भी आता है जो कि किसान के लिए लाभदायक है, वो अलग वर्ग में आता है। तो जोंक की अगर हम बात करें तो जोंक का वर्ग जो है वो हिरुडीनिया। जोंक का वर्ग क्या है? हिरुडीनिया वर्ग है। अब हम बात करें ये रुधिर, रुधिरहारी, रुधिरहारी जीव इसे कहते हैं। मतलब इसका आहार क्या है? रक्त। तो रक्त को चूसने का कार्य करती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? रुधिरहारी प्राणी कहते हैं। सेंगुई वोरस, जो खून चूसने वाले प्राणी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सेंगुई वोरस प्राणी या रुधिरहारी प्राणी कहते हैं। आगे हम बात करें, इसका शरीर जो है वो खंडों में बटा होता है, खंड युक्त शरीर होता है। ठीक है, खंड युक्त शरीर होगा। उसके बाद में आगे ये बात करेंगे हम कि ये नम स्थानों पर पाया जाता है, नम व आर्द्र स्थानों पर पाई जाती है। और इस प्रकार से जैसे गाय भैंस, ये ऐसे परजीवी हैं, ऐसे परपोषी हैं जिन पर ये रह करके खून चूसने का कार्य करती है। ठीक है, अब खून चूसने के लिए इसके पास चूसक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चूसक पाए जाते हैं। और चूसक जो होते हैं वहां से क्या निकलता है? हिरुडीन। चिपकाने के लिए जो काम करेगा वो कौन सा पदार्थ काम करता है? हिरुडीन। अब ये हिरुडीन में एंटीकोएगुलेंट की प्रॉपर्टी पाई जाती है। एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या होता है? प्रतिस्कंदक। प्रतिस्कंदक की प्रवृत्ति पाई जाती है। हिरुडीन यह एक लाभदायक केमिकल होता है कई सारी बीमारियों के लिए, जैसे हृदय रोग। मनुष्यों में लीच थेरेपी की जाती है। क्या की जाती है? लीच थेरेपी की जाती है कई रोगों से बचने के लिए, जैसे हृदय रोग है, त्वचा रोग है, उसके बाद में मधुमेह रोग, मधुमेह रोग। तो हिरुडीन जो केमिकल है, लीच थेरेपी के कारण हिरुडीन केमिकल हम ह्यूमन बॉडी में पहुंचा सकते हैं, मानव शरीर में पहुंचा करके उसके खून को पतला करने का कार्य किया जा सकता है। और खून में जो कई प्रकार के विषाक्त पदार्थ है
उन पदार्थों को निष्क्रिय करने का कार्य भी हिरुडीन करता है। तो ये हिरुडीन का कार्य है। पर जोग जो है वो जंतुओं के लिए हानिकारक है और इंसानों के लिए लाभदायक है अगर उसको थेरेपी के रूप में लिया जाए तो। पर जंतुओं में जब लगेगी तो ये खून पीने का ही कार्य करेगी, ज्यादा तो खून का नुकसान पहुंचाएगी ना। तो उससे क्या हो सकता है, जंतुओं में एनीमिया की समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसकी समस्या उत्पन्न हो सकती है? एनीमिया। एनीमिया को क्या कहते हैं हम? रक्त अल्पता। क्या कहते हैं? रक्त अल्पता जो है वो एनीमिया को कहते हैं। आगे हम बात करें कि इसमें नर जनन छिद्र, दूसरा मादा जनन छिद्र कौन से खंड पर पाया जाता है? तो नर जनन छिद्र कौन से खंड पर पाया जाता है? 10वें खंड पर पाया जाता है। और मादा जनन छिद्र कौन से? 11वें खंड पर पाया जाता है, 10वें खंड पर। ठीक है। और मादा जनन छिद्र कौन से खंड पर पाया जाएगा? 11वें खंड पर पाया जाता है। ये एक सामान्य जानकारी हमें ध्यान में रखनी है। बाकी वही चीज रहेगी, केंचुए की तरह इसमें भी उत्सर्जन किससे होता है? नेफ्रीडिया से होगा। उत्सर्जन किससे होता है? नेफ्रीडिया से। नेफ्रीडिया क्या है? उत्सर्जन अंग। श्वसन की बात करें तो श्वसन किससे होगा? सभी एनिलिड्स में श्वसन जो होता है वो त्वचा द्वारा होता है। सभी एनिलिडा में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा द्वारा होता है। त्वचा कैसी होनी चाहिए? नम होनी चाहिए। और नम त्वचा के लिए जिम्मेदार कौन है? ये आपका क्वेश्चन है, आपको पढ़ के बताना है। एनिलिडा संघ पढ़ के बताओ कि आपकी नम त्वचा के लिए कौन सा अंग जोक में जिम्मेदार होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कि नम त्वचा कैसे रहेगी, किसके कारण नम त्वचा रहती है और इस वजह से वो जो है श्वसन कर लेता है। तो ये हमने किसकी बात करी? जैसे इसका जोक है, अब जोक खून को पी रही है और खून से ही जो है वो अपना पोषण प्राप्त करेगी या अपना भोजन बनाती है। क्लियर है? पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। कैसी आहार नाल पाई जाती है? पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। पूर्ण आहार नाल का मतलब क्या हो गया? जिसमें मुख से लेकर के गुदा तक जो है पूरा विकसित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण आहार नाल कहते हैं। ये सिंपल सी बात है। तो ये हमने बात की किसकी? जोक की। एक ब्रीफ नॉलेज है जोक के बारे में। अगला जो बाह्य परजीवी अपने पास है वो है चिचड़ी। क्या है? चिचड़ी। इसे हम कहते हैं टिक। तो चिचड़ी जो होती है वो बाह्य परजीवी है। कौन सा परजीवी है? बाह्य परजीवी। बाह्य परजीवी होने के साथ ये आर्थ्रोपोडा संघ का जीव है। कौन से संघ का जीव है? आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा में कई सारे वर्ग है। तो जैसे हमने बात की पिस्सू की, तो वो तो आता है किसमें? इंसेक्टा में। किसमें आता है? इंसेक्टा में आता है। ऐसे ही आर्थ्रोपोडा के वर्ग में आता है ये एरेक्निडा। किसमें आता है? एरेक्निडा वर्ग में का सदस्य है। मतलब कीट तो आते हैं किसमें? इंसेक्टा में। और चिचड़ी किसमें आती है? एरेक्निडा में आती है। एरेक्निडा को ओक्टोपोडा भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? ओक्टोपोडा भी बोलते हैं। तो चिचड़ी की बात करें हम, तो चिचड़ी कैसे नुकसान पहुंचाती? ये भी क्या करती है? खून चूसने का कार्य। इसमें ये भी कैसा कीट है? खून चूसक कीट है। अब ये खून चूसती है, साथ में क्या है? वाहक का कार्य भी करती है। किसका कार्य करती है? ये वाहक का। तो जैसे किस किस के लिए वाहक हो सकती है? ये वाहक होती है, इससे जो रोग होता है वो चिचड़ी ज्वर होता है। वाहक किसका होता है? प्रोटोजोआ का। प्रोटोजोआ की वाहक है ये। किसकी वाहक है? प्रोटोजोआ की। मतलब प्रोटोजोआ कौन सा? बेबिसिया। बेबिसिया बाइजेमिना ऐसे करके एक प्रोटोजोआ है, उसके वाहक का काम करती है। ये बेबिसिया बाइजेमिना जो है वो रक्त में जाकर वहां आरबीसी को तोड़ने का कार्य, पशु के शरीर में जो रक्त है, रक्त में जो आरबीसी प्रेजेंट है उसको तोड़ने का काम करता है। कौन? बेबिसिया बाइजेमिना जो प्रोटोजोआ है वो। ठीक है। प्रोटोजोआ का वाहक कौन है? चिचड़ी। इसीलिए इससे जो रोग होता है उसको हम चिचड़ी ज्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? चिचड़ी ज्वर। अब चिचड़ी का वहां पर योगदान कितना है?
कि वो वाहक का काम कर रहा है, प्रोटोजोआ को खून तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। ठीक है, अब इसीलिए बेबिसिया है, इसीलिए इस बीमारी का नाम बेबीलियोसिस भी है। बेबीसियोसिस भी इस बीमारी का नाम है। और भी कई सारे नाम इस बीमारी के हो सकते हैं, चिचड़ी ज्वर के। इसको टेक्सास फीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्सास फीवर। मतलब सबसे पहले जो है टेक्सास शहर में इस रोग को देखा, इसलिए इसका नाम क्या है? टेक्सास फीवर भी है। रेड वाटर डिजीज भी कहते हैं। मूत्र के साथ जो है वो खून के कण, आरबीसी के कण जो है वो टूट टूट करके आते हैं, इसलिए उसका रंग जो है वो हल्का लाल दिखाई देता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? रेड वाटर डिजीज या रक्तमूत्र रोग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रक्तमूत्र रोग भी इसे कह सकते हैं। तो ये चिचड़ी का महत्वपूर्ण योगदान है। चिचड़ी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? एक तो कठोर सतह वाली होती है। कैसी होती है? कठोर सतह वाली होती है। और एक जो है चिकनी सतह वाली, मतलब कोमल चिचड़ी और कठोर चिचड़ी। तो दो तरह की होती है, कोमल और कठोर। ठीक है, तो दोनों का नियंत्रण हम जो है वो बाह्य परजीवियों का नियंत्रण हम किसके द्वारा कर सकते हैं? बाह्य परजीवियों का नियंत्रण हम मेलाथियान के द्वारा भी कर सकते हैं। और बाह्य परजीवियों के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे हम डी टिकिंग कहते हैं। बाह्य परजीवियों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाह्य परजीवी अगर हम हटा देते हैं तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? डी टिकिंग। क्या कहते हैं? डी टिकिंग। और डी टिकिंग किसके द्वारा की जाती है? डी टिकिंग की जाती है मेलाथियोन पाउडर जो आता है उसके द्वारा भी आप कर सकते हो। डी टिकिंग जो है वो साइपरमेथ्रिन के द्वारा भी आप कर सकते हो। साइपरमेथ्रिन किसके द्वारा कर सकते हो? साइपरमेथ्रिन जो कीटनाशी है और साथ में बरूथीनाशी भी है, इसके द्वारा भी आप इसका नियंत्रण कर सकते हो, बाह्य परजीवी जो भी है। तो ये हमने बात की किसकी? चिचड़ी की। चिचड़ी और जू जो है वो और भी कई बीमारियां फैलाती है, जैसे कि क्यू फीवर। कौन सी बीमारी फैलाता है? क्यू फीवर हो जाएगा। स्पॉटेड फीवर भी चिचड़ी के द्वारा फैलता है। क्यू फीवर है, स्पॉटेड फीवर है, उसके बाद में थैलेरियोसिस है। ऐसी कई सारी बीमारियां जू व चिचड़ियों के द्वारा फैलाई जाती है। क्लियर आपका यहां तक? ये हमने बाह्य परजीवी की बात की। बाह्य परजीवी में ये 3 परजीवी हमने पढ़े। आगे हम बात करते हैं आंतरिक परजीवी। और आंतरिक परजीवी के लिए अपन जो है वो कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।